गुड इवनिंग। जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट चैप्टर हमने शुरू किया था बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसके अंदर हमने एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। साथ में मैंने आपको एसिड्स के रिएक्शंस बताए थे। उसमें एक लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा बेटा हाइड्रोनियम आयन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक्चुअली हमने H+ आयन्स तक मैंने आपको क्लियर बताया था कि कैसे उसके अंदर सारे रिएक्शंस होते हैं, कैसे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशंस होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक बचा बेटा हाइड्रोनियम आयन। तो एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। एक क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया गया है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं उसके अंदर कॉमन्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर आपने आंसर दिया था कि सर जनरली सबके अंदर H+ आयन्स प्रोड्यूस होते हैं या OH- आयन्स ब्रेकआउट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या यही सिमिलरिटीज होती है। जैसे देखिए बेटा वाटर है, यहाँ पे हमने क्या लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स HCl है ना। जब इस HCl के अंदर ऑब्वियसली जब HCl ब्रेक करता होगा तो क्या बना होता होगा H++ Cl- आयन, ये बनता है ना। तो जब ये H++ Cl- आयन्स वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है वाटर के अंदर, तो देखिए क्या होगा। HCl जब वाटर के अंदर गया तो देखिए बेटा क्या हुआ, ब्रेक डाउन होता है ये H+ और Cl-, ये आपके पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स, ये दो आयन्स ब्रेकआउट हुए। सेम है ये सारे HCls, ये सभी क्या होंगे, ब्रेकडाउन होंगे H+ और Cl- आयन्स में। ठीक है, तो अब ये तो इससे हुआ क्या बेटा, यानी कि HCl क्या बना, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशंस था। दे आर गिविंग H++ Cl- आयन्स। कब, जब ये वाटर के अंदर क्या हो गया, सॉल्युबल लिक्विड, इसको डिजॉल्व किया गया वाटर के अंदर, तो दे आर गिविंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन्स प्रोड्यूस किया इन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो HCl का सेपरेशन हुआ किसमें, H+ और Cl- आयन्स में, ये कब पॉसिबल हुआ, जब वाटर प्रेजेंस था। तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन। समझिएगा आयोनाइजेशन क्या है, जब किसी भी एसिड्स को हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तब जाकर वो एसिड्स क्या करता है बेटा, ब्रेकआउट होता है आयन्स के फॉर्म्स में। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था H+, वो ब्रेकडाउन हुआ किसमें, H+ और Cl- आयन्स के फॉर्म में। तो ये पॉसिबिलिटी की किसने, वाटर ने। इसीलिए यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो पाया और इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड हो जाना। यानी कि ये जो आयन्स आए, ये आए क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दैट इज द रीजन कि दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा कि जब HCl यहाँ पे एक तरह से क्या वो ब्रेक डाउन हुआ ना, डिकम्पोज हुआ, सेपरेशन हुआ किसमें, H+ और Cl- आयन्स के अंदर। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर एक एसिड सब्सटेंस पूरी तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन। आयोनाइज्ड हो जाना, आयोनाइजेशन, यही से वर्ड आया है। सेम एज अब देखिए ये जो H+ आयन्स है जो ब्रेकआउट हुआ बेटा, ये वाटर एक्चुअली ब्रेकडाउन क्या हुआ, HCl ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन किसने किया, वाटर के प्रेजेंस से कहा, तो ब्रेकडाउन किसमें हुआ, H+ और Cl- में आयन। लेकिन ये जो वाटर के साथ जब रिएक्शंस करेगा कौन, H+ आयन्स, ठीक है, तो ये बनाता है बेटा H3O+ आयन्स, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये अलग से नहीं आया, यानी कि बिना वाटर के सेपरेट नहीं हो सकता था। यानी कि H+ आयन अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। और ये हाइड्रोनियम आयन आया कहाँ से, जब जब हाइड्रोजन प्लस का आयन्स H2O से रिएक्ट किया, बनाया, कंबाइंड हुआ, तो दे आर फॉर्मिंग H3O+ आयन्स, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, मीन्स याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि H+ आयन्स अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है। वो जब करेगा तो किसके साथ करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होके, और उस कॉम्बिनेशंस के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, H3O+ आयन्स बनेंगे। क्यों हुआ, और दैट इज द रीजन कि H+ आयन्स क्या होते हैं बेटा, स्टेबल नहीं होते अकेले, वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके NCERT के अंदर कि अगर आप कैसे बताओगे कि सारे कंपाउंड्स में क्या सारे एसिड्स के अंदर क्या हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं क्या, या ये कहिए कि जिसके पास हाइड्रोजन्स हैं क्या वो एसिड्स होते हैं। ऑब्वियसली एसिड्स के अंदर तो हाइड्रोजन्स होगा, लेकिन क्या जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है क्या वो सभी एसिड्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, यानी कि हर वो कंपाउंड्स
जिसके पास क्या हाइड्रोजन है क्या बेटा, वो एसिड से क्या, क्योंकि एसिड से किसी हमने क्या देखा, वो ब्रेक डाउन होने के बाद H+ आयंस क्रिएट कर रहा था, वाटर के अंदर मिला देते तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है। तो क्या हर वो कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन है क्या वो एसिड्स हैं? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो क्या है बेटा, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी कंडक्ट है कि क्यों ऐसा होता है कि एक सॉलिड पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जैसे सिंपल सॉल्ट है, नहीं सोडियम क्लोराइड जो आप लोग बोलते हो बेटा, जब सोडियम क्लोराइड ऐसे होता है तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा तो कंडक्ट कराता है क्या? नहीं कराता। लेकिन जैसे ही इसको वाटर के अंदर घोले तो क्या उसमें कोई जादू हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड में कोई एनर्जी आ जाती है क्या? और बेटा होता क्या है, वो एनर्जी होती है आयंस के फॉर्म में। वो क्या हो जाता है आयोनाइज्ड वाटर के साथ मिलके, और इसके अंदर आ जाता है बेटा चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग आयंस बोलते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स कराता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट्स। हमने देखा हुआ है, जानते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स के अंदर से आता होगा ना, तो वो कंडक्ट कराता है। इसीलिए कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है, नॉट कहाँ, ना गैस में ना सॉलिड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे दो छोटे छोटे अरेंजमेंट मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझिएगा। ये पहला अरेंजमेंट समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक बीकर है जिसके अंदर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है यहाँ पे, है ना। HCl सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में है, डाइल्यूट फॉर्म में। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में ये एक रबर कॉक रखा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर दो नेल है। ऑब्वियसली नेल आपका मेटल्स का होता है, कॉपर का हो, आयरन का हो, जो भी हो, ठीक है। अब बेटा इसमें दो वायर के सहारे ना एक स्विचेज है, एक बल्ब लगा दिया गया, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई है। ठीक, सिंपल सा सेटअप है जो आप लोग करते आते हो सर्किट बनाने का एक। लेकिन यहाँ पे बस चेंज किया है बेटा, इस सेटअप में ना हमने यहाँ पे यूज किया है HCl सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखिए इस केस में हो रहा है बल्ब ग्लो। तो बल्ब ग्लो होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों नेल्स ऑब्वियसली एक दूसरे से टच तो नहीं है ना, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी, चूंकि वायर तो बेटा इनसेट कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड तो है नहीं, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का काम किया किसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ने, है ना। इसका मतलब HCl ही कंडक्ट करा रहा होगा। तो HCl के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं H+, और वो डाइल्यूट होता है, वाटर के फॉर्म में होता है, तो H2O बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होता है। इसीलिए बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन भरे भरे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर सेम सेटअप किया गया बेटा, तो यहाँ पे बल्ब डज नॉट ग्लो, जबकि ग्लूकोज सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन की कमी तो नहीं है ना, इससे कहीं ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। अब ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा, वो आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो अब बताओ, इतने सारे हाइड्रोजन्स करके भी ये बल्ब को ग्लो नहीं कर पाया, ये बेचारा थोड़ा सा हाइड्रोजन एक H+ आयंस करके ग्लो कर दिया। इसका रीजन्स क्या था, सिंपली से आयंस के फॉर्म में था। ऐसा नहीं है कि जिसके सबके पास हाइड्रोजन हो तो बेचारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता रहे, ऐसा नहीं होता। तो ये एक्टिविटी करके, ये एग्जाम्पल से याद करके आप बता सकते हो कि सबके पास, जिसके पास हाइड्रोजन हो वो एसिड ही होगा, जरूरी नहीं है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो क्या है बेटा, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट हमने क्या कंक्लूड कर दिया, द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट एसिड बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जब ये बेटा वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे H+ आयन नहीं बनाता, ठीक है। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन है कि नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि डिसोसिएशन के बाद H+ आयंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर H+ आयंस बना तब तो ऑब्वियसली वो कंडक्ट करेगा, एसिड्स होगा। अगर H+ आयंस नहीं बना, आयंस ही नहीं होंगे, तो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, और चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी क्या बेटा, नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा, बस हो गया। चलिए, तो इसका मतलब एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो मैंने आपको भी समझाया था बेटा कि कोई भी एसिड्स हो सॉलिड्स के फॉर्म में बिहेवियर नहीं करता। ये बिहेव तभी शो करेगा जब वाटर के अंदर इसकी असली कैपेसिटी निकल आती है, जबकि वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि बिना वाटर के एब्सेंस में क्या होगा बेटा, इसमें अंदर हाइड्रोजन आयंस ही नहीं होंगे,
और जब हाइड्रोजन आयंस नहीं होंगे तो अपने एसिडिक बिहेवियर को भी शो नहीं करेगा, कंडक्टिविटी भी करके नहीं देगा। तो H+ आयंस तो चाहिए ही चाहिए, जब तक आयंस नहीं चार्ज नहीं। जैसे एक एक्टिविटी समझते हैं बेटा, यहाँ हमने क्या लिया, 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, 0.5 ग्राम कॉपर क्लोराइड CuCl3, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर डाला बेटा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड्स, ठीक। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड्स के बता इसका सेटअप कैसा है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें H2SO4 है बेटा, यहाँ पे एक रबर कॉक लगाया गया, एक बेंड ट्यूब है, और यहाँ पे एक पाइप से इसको जोड़ दिया गया ताकि ये सपोर्ट करके रखे इसको। तो इसके अंदर हमने डाला है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होगा। एंड इसके अंदर हमने डाला है क्या बेटा, 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब देखिए, जैसे ही इसके अंदर इस सेटअप के अंदर कॉपर क्लोराइड डाल के हम इस सेटअप को पूरा किया, तो ये जो कॉपर क्लोराइड है, ठीक, ये क्या करेगा बेटा, किससे रिएक्शन करेगा, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। कैसे करता है, ये होता है CuCl2 H2SO4, तो ये क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ बनेगा बेटा आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। हमको पता है ना ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है ना बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C कॉपर सल्फेट्स, और ये क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे साथ में क्या होगा बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बैलेंसिंग अभी बाकी है, इसकी बैलेंसिंग होगी ऑब्वियसली। तो जब कॉपर क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक गैस रिएक्ट करता है। तो यहाँ से एक्चुअली HCl क्या है, गैस है, और गैस होगा तो बेटा इस फॉर्म में इवॉल्व होता होगा ना, तो यहाँ पे ही गैस मिलेगा ना हमको, इसीलिए तो सेटअप को लगाया गया है। तो अब इसलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा इवोल्यूशन ऑफ HCl, और यहाँ पे जो गैस निकल रहा है वो बेटा कौन सा गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रो HCl गैस। अब देखिए ये जो HCl गैस है, अगर अभी ये गैस के फॉर्म में है, तो इस पर अगर हम कोई भी लिटमस या कोई इंडिकेटर्स यूज़ करें, ये कुछ शो करके नहीं देगा, ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा कि एसिडिक है या बेसिक है। देखिए यहाँ पे एक ड्राई लिटमस पेपर हमने यूज़ लगाया, इसके पास लगाया, ये कुछ चेंज नहीं करके नहीं देगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि अभी ये गैस के फॉर्म में, यहाँ पे इसके पास आयंस ही नहीं होंगे, तो ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं दिखाया, ठीक। अब हमने क्या यूज किया बेटा, एक मॉइस्ट लिटमस पेपर, हमने लिटमस पेपर को गीला किया, जिसके अंदर वाटर है उसको यूज करेंगे। तो देखिए जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज करेंगे बेटा, तो क्या हो गया, इसका कलर हो गया रेड, यानी कि इसने चेंज करके बता दिया है कि बेटा क्या है, ब्लू टू रेड, कि ये एसिड है, ठीक। तो क्यों बताया, क्योंकि ये मॉइस्ट था, मॉइस्ट के अंदर है मतलब हाइड्रोजन वाटर H2O मौजूद था इसके अंदर। तो यहाँ पे कमाल किसने किया, गैस और लिटमस पेपर नहीं, यहाँ पे सारा कमाल क्या उन्होंने किया, वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अब सोचो बेटा न्यूट्रल है तब इतना वर्क कर रहा है, अगर एक्टिव होता तो क्या करता, नहीं, फिर तो सबको नशा के बेचारा घुमा देता, ऐसे ही नचाता रहता है। तो ये सारा कमाल हुआ वाटर के कारण। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्यों नहीं होता बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे विल ऑलवेज कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ये बिल्कुल याद रखिए, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं बेटा, ये अकेले नहीं होते, नहीं रिएक्ट करते, ये हमेशा होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ कंबाइन होते हैं और बनाते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन और H3O+ आयंस, और यही सारे कहानी को प्रेजेंट करके देता है। तो इस एक्टिविटी से भी आप बता सकते हो कि ड्राई स्टेट में, सॉलिड स्टेट में या गैस स्टेट में H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, जब तक के अंदर उसके हम वाटर के साथ कंबाइन ना करें। इसीलिए लिटमस पेपर्स हमेशा लिक्विड सॉल्यूशंस में यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर्स, किसी भी ड्राई में यूज नहीं किया जाता। जब तक हम लोग आप सॉल्वेंट में नहीं यूज करोगे, ये आपको शो नहीं करके देगा। आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छे से क्लियर होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें कवर करके रखिए, काफ़ी काम आएगा। तो चलिए एसिड्स में हम लोगों ने इतना देखा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा बेस के बारे में, ठीक है। बेस के बेसिक चीज़ों को जानेंगे, उसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो चलिए एसिड के बाद पहुँचते हैं कहाँ, सीधा बेस के ऊपर। हाँ, तो बेस होता है क्या बेटा, बेस विच इज सोलुबल इन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कली। बेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बेसे जो टेस्ट में होता है बिटर, वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, उनको हम थोड़ा सा रिकवर और करेंगे। और जो बेस है ना, जो बेस वाटर के अंदर हो सॉल्यूशन में घुला हुआ मिल जाए,
उसको बोलते हैं बेटा एल्कली, है ना। एल्कली को क्या होगा, जो बेस वाटर के अंदर घुलता होगा, सॉल्वेंट होगा, और वो जो सॉल्यूशन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कली से क्या बना है बेटा, इसी से बना है एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्कली वर्ड से ही। और कि किसको बोलते होंगे, जो इस वाटर के अंदर बेस को मिक्स होता होगा, जो सॉल्यूशन बनाता होगा, उसको बोलेंगे बेटा एल्केलाइन सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए ये एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा बेस जैसे लास्ट में हाइड्रोक्साइड्स हो तो ये एक पहचान भी होती है बेस की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाउडर के फॉर्म में दिख रहा है, अब इसलिए एक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये तीनों बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बस नेम से याद रखने जिसको हम लोग इंपॉर्टेंटली कवर करेंगे। तो अब हमने देखा था एसिड्स का जो क्लासिफिकेशंस किया था हमने, पहले तो सोर्सेज के आधार पे किया था, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंटली देखा था बेटा उसके स्ट्रॉन्गनेस के आधार पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड, सेम एज। तो वहाँ पे फैक्टर क्या था, H+ आयंस, यहाँ पे फैक्टर क्या होगा बेटा, OH- आयंस, बेस है ना। तो जिसके अंदर जितना OH- आयंस होगा ना वो कितना होगा स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर इतना कम हो उतना वीक। तो उसी के आधार पे हम इसका भी क्लासिफिकेशंस करते हैं बेटा। तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर और वीक बेस के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसके बोलेंगे, जिसके अंदर मोर हाइड्रोक्साइड आयंस होगा, OH- आयन होगा। वहाँ पे H+ आयंस था, यहाँ पे OH- आयन, याद रखिए। यानी कि जिसके बाद आयोनाइज होने के बाद जितना ज़्यादा OH- आयंस होगा, और जितना OH- आयन होगा कब, जब आयोनाइजेशन पूरी तरीके से होगा, जब ब्रेकडाउन पूरी तरीके से होगा, और वो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। इन सिंपल यू कैन राइट डाउन और लर्न दैट कि the compounds which have more number of hydroxide ions they are the strong base, और जिसके पास बेटा लेस होगा, कम होगा, वो वीक बेस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करिए, देखिए आपके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये सारे आपके एग्जांपल्स है क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के। ओके, चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये ब्रेक हुआ तो क्या बना बेटा, Na+ और OH- आयन पूरी तरीके से डिसोसिएट होता है, आयोनाइज्ड होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग बेस का। सेम एज वीक बेस की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस होगा, जिसके पास जितना कम हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो उतना वीक होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात आयोनाइजेशंस की है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका वीक बेस है, NH4OH। ये ब्रेक होता है बेटा NH4+ OH-। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला से नहीं पता चलता, लेकिन ऑब्वियसली डिसोसिएशन पार्टिकल्स के ना वैल्यूज, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होते हैं, संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे OH- आयन फॉर्म तो होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ दैट कंपाउंड्स। इसीलिए बेटा ये वीक बेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशंस जो होता है ना पार्शियल होता है, पूरी तरीके से नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए अब बेस की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले टेस्ट को हमने देखा है कि बेटा बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा ये जो मुंह बना रहा है बेचारा, बेसेस फील सोपी टू टच करने पर ना बड़ा मुलायम मुलायम टच देता है। साबुन लगाते हो ना, देखो कितना चिकना चिकना होता है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सोपी, इसका नाम ही है सोपी सॉल्यूशन। तो जब फील करिए एक सोपी टच देगा, मुलायम वाला, ठीक है। इसके अलावा बेटा बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखिए एसिड से केस में क्या हुआ था, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने लर्न किया हुआ है इसको, जैसे इसमें ब्लू डिप्स बढ़ा ले तो निकलेगा तो रेड, रेड पे क्या होगा, रेड आपका हो जाएगा ब्लू में बेटा। ओके, इसके अलावा बेस कंडक्ट्स इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना बेटा, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है। जब आयंस होंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो बेटा ये भी ग्लो करेगा। तो याद रखिएगा कुछ मेटल्स के साथ, सारे मेटल्स के साथ नहीं, बेसिस सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स है जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, उनके साथ ये रिएक्ट करके बेटा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। हमेशा हर बेस सभी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता ड्यू टू रिएक्टिविटी, बट यहाँ पे एल्युमिनियम और जिंक जैसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके साथ रिएक्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्शन कराइए बेटा किसके साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर रिएक्टिंग विद द जिंक, जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनाता है बेटा,
दे आर फॉर्मिंग सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में क्या निकालेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इस केस में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को और जिंक को हीट करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये भी एक्वस है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इस केस में हमने क्या देखा कि जिंक के केस में ये गैस को इवॉल्व करता है। ओके, तो ये हमने देखा इस बेस के बारे में। अब हम जानते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके यूजेज क्या होते हैं। तो बेस की प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस फिर से बात कर रहे हैं, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, जैसे एसिड्स हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा था सॉल्ट के अंदर, न्यूट्रलाइजेशन के अंदर, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो बात वही है बेटा, जब बेस एसिड के साथ करेगा तो भी सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा। तो कोई भी बेस ले लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से लिए थे बेटा, ये रिएक्शन कराया H2SO4 से। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने H2SO4 से रिएक्शन कराया। अब किसका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे साथ में दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का फिर से रिएक्शन से एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पे, तो चेंज कैसे होगा बेटा, ये बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट ऑब्वियसली ये सॉल्ट होता है, सल्फेट है ना, सॉल्ट फैमिली से आता है। और साथ में क्या रिलेट करेगा बेटा, H2O वाटर। देखिए अब ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस थे। तो यहाँ पे क्या बना बेटा, देखो ये बन गया सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर। तो जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब बैलेंसिंग आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करें बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड्स की। नॉन मेटल्स के अगर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बेटा तो फिर से ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है उसका नेचर क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। वहाँ पे जो एसिड्स हो रहा था बेसिक्स हो रहा था और इनका नेचर होता है एसिड्स। यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ रिएक्शंस कराने के बाद ये क्या बनाएगा, फिर से बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। जैसे रिएक्शन देखिए, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक बेस है, CO2, ये एक नॉन मेटल, कार्बन का एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराया CO2, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या बेटा नॉन मेटल को ऑक्साइड्स होते हैं। और ये रिएक्शंस कराएगा तो बेटा क्या बनाता है, ये फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, आप प्रीवियस से पलट के देखो इसमें कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जब रिएक्शन कराता है CO2 के साथ, दे आर फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनाइड और साथ में बेटा वाटर को रिलीज करता है। ठीक है, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा सीमेंट के अंदर या कैल्शियम कार्बोनेट्स जो वाइट वॉश करते हैं उसके अंदर ये 2-3 या 3 फेज में रिएक्शंस दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर तो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके केमिकल बैलेंसिंग वाले चैप्टर में था, फिर से ये आ रहा है, तो इसको भूलिएगा मत, बार बार ये आपके पास आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आपका नॉन मेटल ऑक्साइड से बनाया बेटा सॉल्ट और वाटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, कुछ रिएक्शंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बेटा सिर्फ इतना इनफ नहीं होता, ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने पड़ेंगे। ये बस मैंने आपको, टीचर्स आपको एक गाइडर होते हैं, बस मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है कि क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्शन की होती है और किस तरीके से होती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करिए तो ये मेरा सॉल्यूशन, मतलब एक नसीहत है, एक एडवाइस है कि बेटा इसमें ना साथ में बैलेंसिंग्स और साथ में ये भी देखते रहिए किस रिएक्शंस का एग्जांपल है प्रैक्टिस के तौर पे। डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशंस है, तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हुई रिवाइज रहती हुई। जरूरी नहीं कि रिवीजन करने के लिए फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करें, चैप्टर फर्स्ट आप यहाँ भी रिवाइज कर सकते हो, उनके स्टेट्स रिवाइज कर सकते हो, कौन एक्वस है, कौन वाटर है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, इन सारे फॉर्म्स को इस तरीके से आप पूरा एक ही चीज़ों में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हो। तो और जैसा आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हो कि प्रैक्टिस क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कि प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होता है क्या करता है बेटा, मेक्स मैन परफेक्ट, इंसान को परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट वर्ड जल्दी यूज नहीं करते हैं, परफेक्ट जो वर्ड होता है ना बेटा हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, रिएक्शंस को लिखोगे, लर्न करके कितनी चीज़ें याद कर लोगे, उतना आप क्या होगा बेटा, आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। और ऑब्वियसली केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको स्कोर कराएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने बेटा पीएच स्केल की। तो ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी पीएच के बारे में थोड़ा सा जाना था, इसको और जानते हैं बेटा। तो पीएच बताता है क्या बेटा, स्ट्रेंथ, यानी कि जो एसिड और बेस था
उसका ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन वीक है, कितना है, वो कौन बताता है? तो बेटा ये एक इंडिकेटर है हमारे पास, पीएच, ठीक है। और ये जो वेरिएशन ऑफ पीएच होता है बेटा, H प्लस OH माइनस, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि नेचर इसका एसिडिक है, बेसिक से। यहाँ पे देखिए ये 7 की वैल्यू जो है वो बेटा न्यूट्रल वैल्यू होती है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाया गया है कि बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। यहाँ पे H प्लस आयंस है बेटा, यहाँ पे OH माइनस आयंस है। इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे 0 से शुरुआत किया गया, यहाँ पे 14 है, यानी कि pH एक स्केल वैल्यू है 0 से 14 के बीच में, जहाँ पे 7 एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जब 7 से इस साइड डिक्रीज होते हैं बेटा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब इस साइड होगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सोचो जो इधर की वैल्यू होगी वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस होता होगा, और इधर जो वैल्यू होती होगी इस आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग पीएच स्केल के आधार पे ना बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है जो एसिड और बेस को क्या बताता है? स्ट्रेंथ को मेजर करता है। सिंपल, इट इज अ मेजरमेंट टूल दैट मेजर what strengthness of acids and base, and for we are can saying that a pH scale, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हमने दिया पीएच स्केल। यहाँ पे देखो पीएच क्या है बेटा, पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंशियल, ठीक है। इसको जर्मन में स्ट्रेंथ बोलते हैं, पोटेंशियल हम ऐसे भी पोटेंशियल बोलते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी, हमारी अंदर की इनबिल्ट एनर्जी, वही पोटेंज वर्ड से ले गया बेटा पीएन। और यहाँ पे H किसके लिए आ गया? हाइड्रोजन के लिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीएच। देखिए ये जो स्केल है कलर स्केल है, ठीक है। यहाँ पे कलर्स, अब थोड़ा सा कलर को भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेड है, रेड के बाद ऑरेंज दिख रहा है। जब आप रेड को हल्का सा हल्का हो जाता है तो उसका कलर फेड हो जाता है, तो येलो, येलो से फेड होता है तो वो लाइट येलो, फिर डीप येलो, फिर ग्रीनिश, कैसे इसको ग्रीन, डार्क ग्रीन हो गया, फिर ब्लू हुआ, पर्पल हुआ, फिर डार्क ब्लू। तो ये धीरे धीरे ना इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया। ये ऑब्वियसली कलर स्केल सोच समझ के बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी पीएच वैल्यू एग्जाम्स में आती है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बस उसको कवर किया है, सारे वैल्यू को हम लोग के लिए नहीं चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो आपके गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ये कई बार पूछा गया है बेटा इसकी पीएच वैल्यू। ये देखिए क्या हुआ, ये येलो लिटमस यूज किया, इसका कलर क्या हो दिख रहा है बेटा, देखो ये, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा 1 होती है। यहाँ पे क्या बताया, ये जो कलर है ना, ये पीएच कहीं ना कहीं कलर भी पीएच वैल्यू के आधार पे हो गया था। तो ये गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू होती है, इसका कलर देख रहे हैं ना, सेम कलर्स, जो रेडिश ब्राउन होता है आपका, इसकी पीएच वैल्यू 1 होती है गैस्ट्रिक जूसेस की। सेम एज ये जो येलो कलर है बेटा, ये किसका होता है? ये लेमन जूस के लिए यूज किया गया है। और लेमन जूस देखो कौन से में है, येलो ये कलर कौन सा बेटा, 3-2 है ना, सेम एज पीएच वैल्यू 2 होती है। तो लेमन जूस की पीएच वैल्यू याद रखिएगा 2। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन। गैस्ट्रिक जूसेज 1 काफ़ी स्ट्रांग होता होगा, 2 है उससे कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सेम एज अगर आप बात करते हैं प्योर वाटर, आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है बेटा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्या ग्रीन हो गया ना, 7। ये जब का स्केल है ये प्योर वाटर का होता है। अब उसके अंदर बढ़ेगा तो बेटा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बेटा, ये 10 नंबर कलर है ना, पीएच वैल्यू क्या होती है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज हम लोग करते हैं किसमें, बेसिक कैरेक्टर में ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसको डिवाइड किए तो पर्पल डार्क ब्लू में पीएच 14, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है ना आपको कितना स्ट्रॉन्ग होता है, सोडियम पोटेशियम, तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 14। तो ये जो कलर्स कोड साथ में स्ट्रेननेस दोनों बताते हैं कैरेक्टर को। तो ये जो डिज़ाइन किया गया था बेटा, इसमें कलर का भी ध्यान रखा गया था इंडिकेटर्स के साथ में वैल्यू का भी ध्यान रखा गया था। तो और इसलिए ये इंडिकेटर्स आसानी से आपके पीएच वैल्यू को, स्ट्रेंथ को डिपेंड करके दे देता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा आराम से स्टडी करिएगा, इनके पीएच वैल्यू लर्न रखेंगे आप लोग, ये काम आएगा बेटा। इसीलिए मैंने इसको कुछ एक ऑर्डर्स में जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसकी पीएच वैल्यू और नेचर, कलर, इस सारी चीज़ों का एक टैबुलर फॉर्म बनाया है। इनको अच्छे से नोट करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर में मैं बात करूँ सलाइवा। अब देखिए सलाइवा 2 कंडीशंस में होता है हमारे बॉडी में, एक बिफोर मील, भोजन लेने से पहले हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है, और एक भोजन लेने के बाद। तो जो सलाइवा
भोजन लेने से पहले होते हैं बेटा, उसका कलर्स पीएच पेपर में देगा ग्रीन, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स होती है 7.4। नेचर ऑब्वियसली सलाइवा एसिडिक है तो उसका नेचर होता है बेटा बेसिक्स। ये सभी चीज़ें से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखने की जरूरत है। लेकिन वही सलाइवा बेटा आफ्टर मील, जब मील के बाद होता है तो उसका देखो पीएच वैल्यू हो जाता है येलो, और देखो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा 8.8। अब 7.4 मतलब ये बेसिक्स था, 5.8 मतलब बेटा क्या होगा एसिडिक। ये वैल्यू देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। देखिए कितना बड़ा वेरिएशंस आ गया किसमें, एक भोजन लेने से पहले और भोजन लेने के बाद में। तो इसको याद रखने की जरूरत है वेरिएशंस को। लेमन जूस, उसका बेटा पीएच पेपर का कलर क्या होता था ऑरेंज, और उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 2.5 होती है, तो इसलिए एसिडिक होगा। 2.5 है तो ठीक है। कलर आपके कलरलेस जो ड्रिंक होते हैं बेटा वो ग्रीन होते हैं, 6 एसिडिक होगा। सेम एज कैरेट जूस, ये तीनों याद रखने की जरूरत है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। फिर कैरेट जूस याद रखिएगा, ये वैल्यू देता है पीएच पेपर येलो, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 5.6 और नेचर होता है बेटा एसिडिक, ठीक है। कॉफ़ी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लीजिए कॉफ़ी का कलर बेटा येलो, पीएच वैल्यू 5 एसिडिक, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक बेस वीक एसिड होता है। टोमेटो जूस ये स्ट्रॉन्ग है बेटा आपका, ठीक है। जो टोमेटो जूस होता है बेटा उसका कलर होता है ऑरेंज, इसकी पीएच वैल्यू होती है अप्रॉक्स 4.1 और इसका नेचर क्या होता है बेटा एसिडिक, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा बेटा एसिडिक। इसके बाद आप बात करें टैप वाटर की, ये भी इंपॉर्टेंट है। टैप वाटर का पीएच पेपर कलर क्या होता था ग्रीन, अब 6.9 यानी कि अप्रॉक्स 7 की वैल्यू होती है और 6.9 होती है, इसलिए एसिडिक होता है, लेकिन ना के बराबर, न्यूट्रल इसको जनरली चलते हैं टैप वाटर। टैप वाटर आपका 6.9 थोड़ा सा एसिडिक होता है। 7 पे जो होता है अप्रॉक्स प्योर वाटर को बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू होती है 13 और देखिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये 13, 14, 13, 12, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एंड इसके अलावा हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की, तो देखिए बेटा कलर क्या रेड और इसकी पीएच वैल्यू क्या है 1, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या, ये और ये तीन, मतलब आप चाहे इसको और कॉफ़ी को भले छोड़ दो लेकिन बाकी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कवर करिएगा। टैबलो फॉर्म में इसको कॉपी में नोटबुक में बना के रखिए और इसको लर्न करते समय समय पे इसको बेटा रिवाइज करिए, ये काफ़ी काम आएगा आपके। अब हम लोग जानते हैं कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होता है। ऑब्वियसली इसने स्ट्रेंथ बताया, तो स्ट्रेंथ बताने से हमें क्या फ़र्क पड़ा बेटा। देखिए हमने एक चैप्टर्स में एक बार एक टॉपिक हमारे पास आता है एसिड रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो एक्चुअली ये क्या है बेटा, हमारे जो बॉडी का ह्यूमन रेंज है बेटा कितना होता है इन जनरल 7 to 7.8 होता है। अब 7 एक न्यूट्रल रेंज है, 7.8 मतलब बेसिक कैरेक्टर में होता है। जब वाटर का पीएच बेटा लेस देन हो जाए 5.6 मतलब 7 से इधर एसिडिक है बेटा। द रेन वाटर इज एसिडिक व्हेन इट फॉलोज इन रिवर टुवर्ड्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब सोचिए जब वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 हो जाएगी तो सोचो वो कितना एसिडिक होगा, और जब वो पानी जब जाएगा कहाँ बेटा, बारिश होगी तो नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, तालाब में, कुएं में, सीज में, रिवर्स में, इन सभी में जाने के बाद सोचो वो जिसके साथ में मिलेगा उसका नेचर क्या बनाएगा, ऑब्वियसली एसिडिक बनाएगा। और चलो वाटर तो एसिडिक हो गया, हम तो अपने घर में बेटा क्या करते हैं ना, फिल्टर लगा के रखते हैं, आरओ लगा के रखते हैं, जो कहीं ना कहीं वाटर की हार्डनेस को कम कर देता है, उसकी प्यूरिटी इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके पास क्या है, कुछ नहीं, वो तो उसी सोर्सेज को यूज करते हैं ना। अब उनको चाहिए प्योर वाटर या फ्रेश वाटर जो उनके हिसाब से है। अब ये वाटर हो गया एसिडिक, तो सोचो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बेटा। इसीलिए बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स जो उसके प्लांट्स एनिमल्स है बेटा वो डेड हो जाते हैं। तो वो वर्षा, वो रेन जो कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर के जो एसिडिक पार्ट है उसके साथ नीचे आती है, जिसकी पीएच वैल्यू 5 या 5.6 से कम हो जाती है, उसको बोलते हैं बेटा एसिड रेन। और ये जो बेटा एसिडिक रेन है ये बड़ा अफेक्ट करता है हमारे लाइफ को, नेचर्स को। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेन वाटर नहीं है, ये प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, उसके ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, फ्लावर, फ्रूट्स, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करता है। अब हमारे वॉल तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उसके कलर्स फेड कर देगा, ब्राइटनेस ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ें क्यों करता है? एसिड रेन के कारण।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। अब एसिड रेन्स के अंदर मेनली बेटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड से कॉम्बिनेशन होता है ये। अब ये देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आया, यहाँ पे प्लांट्स को अफेक्ट किया, बिल्डिंग्स को अफेक्ट करेगा, एक्वाटिक प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, और दैट इज द रिजल्टेंट। कई सारे अपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, गूगल से फोटो सर्च करके देखना बेटा एसिड रेन्स के इम्पैक्ट के, कितना भयावह सीन आपको दिखेगा। एक सीन मैंने देखा था, आई होप शायद नीदरलैंड या कहीं का था, जिसके अंदर एक साथ कितने टन मछलियाँ मर गई थी ड्यू टू द एसिड रेन। अब सोचिए इतने सारे एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते इसके कारण। इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम ही हैं जो इतने सारे पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, बट हमें यहाँ पे बस उसके इफेक्ट को नहीं जाना, ठीक है, इम्पैक्ट को जाना है। तो पीएच को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग बात करें बेटा पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है टूथ डीके में। ये जो टूथपेस्ट दिख रहा है उसके अंदर अब टूथ डीके क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने जूनियर क्लास में बहुत अच्छे से जाना है। तो लेकिन ये स्टार्ट कब होता है बेटा, जब हमारे माउथ की जो वैल्यू है सलाइवा के अंदर उसके जो लोअर देन 5.5 होता है, वो एक्चुअली हमारे टीथ के ऊपर ना एक इलेमस लेयर्स बनाना शुरू करता है। येलो टाइप का एसिड है, बार बार कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं वो एक इनेबल्स क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिगेड होना, दूध को ख़राब कर देना। एक्चुअली क्या है, टूथ इनेबल बेटा किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, है ना। जो मैंने आपको बोला कैल्शियम कार्बोनेट से पहले ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। एक्चुअली ये जो बड़ा सा नाम दिख रहा है ये है क्या, कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, बट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, दानेदार फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्सापाइड बोलते हैं। इसी का बना होता है क्या, आपका टूथ इनेबल। ये जो दांत चमकते हुए दिख रहे हैं ना, हम एक वाइट जो ब्राइट करते हुए ऐड देते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं यही होता है। अब क्या होता है बेटा, देखो बैक्टीरिया जो होता है हमारे माउथ के अंदर, दैट इज प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ऑब्वियसली देखिए जब हम लोग फूड लेते हैं, खाते हैं, तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है उनका जब डिग्रेडेशन होता है फूड पार्टिकल्स का, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे माउथ के अंदर बच जाती है ना, जो बैक्टीरिया इसके अंदर बच जाता है। अब वो क्या करता है बेटा, ये देखिए इतने सुंदर दांत हो जाते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, उसके अंदर धीरे धीरे ख़राब कर देना। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेली बेसिस पे करते हैं टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट क्या करता है बेटा, ये होता है बेसिक, और हमारे दांत पे जो एनिमल्स क्रिएट होता है क्या था, एसिडिक। तो वो बेस जो टूथपेस्ट होता है ना, वो एसिड को ना न्यूट्रल करता है, यानी कि जो हमारे माउथ के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था उसको कंट्रोल कौन करने वाला है, ये जो टूथपेस्ट है, क्योंकि ये है बेस। और बेस जब एसिड के साथ मिलाता है तो क्या बनाता है बेटा, सॉल्ट और वाटर, यानी कि एक तरह से न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो क्या करेगा ना, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और टूथ डीके से प्रिवेंट करेगा। इसीलिए बहुत सारे आपने ऐड देखोगे, इसमें बोलता है ना हमारे टूथपेस्ट में नमक है, तो अब इसलिए नमक तो ऑलरेडी बन जा रहा है ना, नमक क्यों डालने की जरूरत है भाई, जब ऑलरेडी बेस डाल रहे हो, हमारे माउथ में एसिड है, तो एसिड और बेस बनाएगा क्या, सॉल्ट ही तो बनाएगा, वाटर तो हम लोग पी ही लेते हैं, तो हो तो गया रिएक्शंस पूरा। खैर चलिए, अब वो कंपनी वाले को प्रोडक्ट बेचना है बेटा, कुछ भी बेचेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये छोटे छोटे दांत ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करते हो ना बेटा, वही है। चल एक इंपॉर्टेंस हमने देखा दांत में, अब सिर्फ दांत तक नहीं है बेटा, अब देखिए स्टोमक एसिडिटी आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है, मुझे भी होती रहती है कभी कभी, है ना। हमारे स्टोमक के अंदर ये जो गैस फॉर्म करना, थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाइए, बाहर की चीज़ें खाइए, बस भाई साहब ये पेट के अंदर हलचल मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है बेटा, कि जो हमारा बॉडी है बेटा, मैंने बताया था आपको कि इसका स्केल होता है 7.35 से 7.45 है। अब आपको पता है कि हमारे फूड्स डाइजेस्ट होने का रीजन सबसे बड़ा क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे बॉडी में हमेशा प्रोड्यूस होता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, जो स्टमक डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करता है, ये अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, दैट इज क्रिएटिंग पेन एंड इरिटेशन। एक्चुअली ज़्यादा क्या क्या होता है देखिए, इसीलिए डॉक्टर एडवाइज करते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि सर ज़्यादा खाना खा लिया ना इसीलिए ज़्यादा गैस बन रहा है। गैस दोनों कंडीशन में बनता है, सही पूछिए तो ज़्यादातर गैस तब बनता है जब आपके पेट में खाना नहीं होता, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज करेगा बार बार। अब वो रिलीज करेगा, सोचो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर फूड ना मिले तो वो क्या करेगा, वो बेचारा क्या तुम्हारा पेट डाइजेस्ट करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो वो पेट के अंदर बेटा रिएक्शंस करना शुरू करता है, और दे आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना HCl, वाटर के साथ मिलेगा H+Cl, ये गैसेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करना शुरू करेगा।
तो और वो क्या करता है बेटा, पेन और इरिटेशन, कहीं ना कहीं एक अजीब सा जो इरिटेट होना होता है, पेन क्रिएट करना होता है, वो कहीं ना कहीं HCl के एक्सेसनेस के कारण होता है। इसीलिए एक रेगुलर टाइम पे डाइट लेते रहिए, पेट को खाली मत छोड़िए। अब खाली का मतलब ये नहीं कि एक ही बार भर लीजिए, देते रहिए कि रेगुलर डोज दीजिए बेटा। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो एसिडिटी या इनडाइजेशन प्रॉब्लम्स है बेटा, ये कंट्रोल करते हैं किससे, बेसिक सब्सटेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स के टैबलेट्स आते हैं, या फिर जैसे आप लोग इनो देखते हो, एक्चुअली वो बेस ही है। आप लोग घर में जो हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, वो भी एक बेस है, बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये जो बेसिक सब्सटेंस बेटा क्या करते हैं, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऑब्वियसली जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा ये एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जब हमारे बॉडी में जब ज़्यादा एसिड्स होता है तो एंटासिड्स टैबलेट एक्चुअली उसके अंदर बेस डाला जाता है, या फिर हम लोग इनो या फिर बेकिंग सोडा जैसी चीज़ों को यूज करते हैं, जो हमारे पेट के अंदर क्या करेगा, HCl के एक्सेसनेस को न्यूट्रलाइज्ड कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो प्रॉब्लम समाप्त, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं बेटा इनो ऑन एसिडिटी गॉन। एक्चुअली इनो वहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे आता क्या है, बेस ऑन एसिडिटी गॉन, ऐसे कहिए, ठीक है। वो तो ऐड कर रहा है। जिसके कुछ एग्जाम्पल है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया क्वेश्चंस में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या कहता है बेटा, एंटासिड्स के फॉर्म में, ठीक है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बेटा, इसको यूज करिए, पानी के साथ मिला के काफ़ी काम करता है। इसके अलावा सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर भी पीएच वैल्यू बेटा काम करता है। बैकएंड में क्या होता है, देखिए, जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं बेटा, ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, ये याद रखिएगा। जब हमारे सॉइल की पीएच वैल्यू यानी कि एक तरह से वो न्यूट्रल होता है ना, तो बड़ा अच्छा ग्रोथ देता है। लेकिन जब सॉइल बेटा ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिस हो गए, तो दोनों कंडीशंस में हुआ होता है बेटा, वो प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देगा। अब एक क्वेश्चन से यहाँ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक होगा क्यों? इसके रीज़न भी हम लोग हैं भाई लोग। आजकल हम लोग मतलब जो हमारे किसान भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, हमारे फैमिली से ही बिलोंग्स करते हैं। हम लोग थोड़ा सा लालच के चक्कर में पड़ के, ज़्यादा प्रोडक्शन देने के चक्कर में, जल्दी प्रोडक्शन देने के चक्कर में क्या करते हैं, जम के यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को। और इस केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर या तो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं या बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भर भर के होते हैं, जो जबरदस्ती प्लांट्स के अंदर दे दे के उसको ग्रोथ करवाते हैं, उसका जल्दी विकास करते हैं, उसके प्रोडक्शंस को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सारी चीज़ें जाती कहाँ है, सॉइल के अंदर। प्लांट्स का तो जो होना था सत्यानाश आपने कर ही दिया। साथ में बेटा वो जो मिट्टी था ना, उसकी कंपोजिशन को भी बदल देता है वो पूरी तरीके से। या तो उसको पूरी तरीके से एसिडिक बना देगा, फिर या तो पूरी तरह से बेसिक बना देगा। अब ये एसिडिक या बेसिक होगा तो फिर से उसको मैनेज करना पड़ेगा ना बेटा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें कौन बताता है बेटा, पीएच, है ना। ये पीएच जो है बेटा, देखिए यहाँ पे जो सॉइल एसिडिक है, जब ट्रीट नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा। तो इसलिए इसको ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, क्विक लैम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करना पड़ेगा। तब जाके कहीं ना कहीं ये जो लहलहाते फसलें दिख रही हैं प्रोडक्शंस का, ये तभी पॉसिबल है। इसीलिए एक रेगुलर टर्म में हमें करानी चाहिए सॉइल टेस्टिंग, जो हम नहीं कराते। खास करके अगर जो हम जिस एरिया से बिलोंग्स करते हैं बेटा, छोटे से गांव में 100 में 10% लोग भी जो सॉइल टेस्टिंग नहीं कराते। वो क्या करते हैं ना, एक फसल काटे दूसरा फसल लगा दिए। उसके बाद हम लोग शिकायत ये करते हैं कि सर प्रोडक्शन नहीं होता, पैदावार कम होता है। तो उसका रीज़न फर्टिलाइजर्स नहीं है, उसका रीज़न है सॉइल। एक्चुअली हर एक साल में कम से कम एक बार हमारे जो बेसिक्स ICAR के लैब्स होते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को फ्री में कराते हैं, वहाँ पे अपने सॉइल की टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि सॉइल हमारा एसिडिक है या बेसिक्स है। अंदाजन अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या बोलता है, डॉक्टर को जाके बोलते हैं सर हमारा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर क्या बिना एनालिसिस के आपका इलाज कर देता है क्या? नहीं करता ना। ऑब्वियसली पहले एनालाइज करता है ना, टेस्ट करता है कि बेटा आपको बीमारी क्या है, पूछता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मिट्टी बेचारा बीमार है, टेस्ट कराया नहीं, उसके ऊपर कोई भी दवा यूज कर दिए, पता ही नहीं कि वो एसिडिक था या बेसिक्स था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्टिंग कराइए सॉइल की, पता करिए कि बेटा एसिडिक है कि बेसिक्स है, उसके हिसाब से उपचार करिए। एसिडिक होगा तो बेसिक डालिए, बेसिक होगा तो एसिडिक डालिए, ताकि वो न्यूट्रल हो और ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन आपको अच्छा देगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू यहाँ पे बेटा काम करती है कहीं ना कहीं, किसको, सॉइल को एक तरह से सपोर्ट करने में। तो ये हमने अभी देखा पीएच के इंपॉर्टेंस तक के पार्ट्स। आज के लेक्चर में हमने बेस पूरा और पीएच के इंपॉर्टेंस डेली लाइफ तक में देखे हैं। इसके बाद थोड़ा सा एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्फ डिफेंस और आगे के टॉपिक्स मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करिए, फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद बच्चा।